जनाब की समझ में बहुत ही अवेटेड और फुल कंटेंट वाला व्लॉग आया, जबकि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोचा है कि इस व्लॉग के जरिए कि जैसे मैंने छक्का मार दिया है। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो हेल्थ अपडेट था और उसमें भी मैडम को पहली बार दिखाया। आप देखते हो वो व्लॉग जो वो दिखाते हैं, हम देखते हैं वो जो उसके पीछे की चीज होती है। तो वो कौन कौन सी चीज है जिससे कि जनाब ट्रोल हो रहे हैं, खुलकर बात करेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब चलिए हेल्थ अपडेट की बात करते हैं, जो कि सब लोग सोच रहे हैं। हेल्थ अपडेट मैडम की पहले भी वो एक ही दिन पहले दे चुके थे पूरी तरीके से, और इसमें खास बात ये था कि उन्होंने अपनी मैडम से मिलवाया, जो कि उन्होंने टाइटल भी डाला। देखिए इसके पीछे की अगर कहानी देखें तो ये पूरी तरीके से इमेज बूस्टर ब्लॉग था, यानी कि इसमें अपनी फैमिली की उन्होंने पूरी जमकर धुलाई करी है कि वो जितनी इमेज पे उनके धब्बा लगा है उन सबको मैं धो दूं, और कुछ बच्चे की बातें बताकर और उसको मैडम को दिखाकर थोड़ा सा इमोशनल कर दूं। उसके बाद में अपना सपोर्ट सिस्टम बताकर कि देखो आप सब लोग जो मेरे को इतना ट्रोल कर रहे हो, मेरी फैमिली को इतना ट्रोल कर रहे हो कि मैं अकेला हूं और मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। और आप लोग क्या, आप लोग बैठे बैठे बस जो है मेरी फैमिली को ही बोलते रहते हो, मेरी अम्मी को बोलते रहते हो, बाकी लोगों को बोलते रहते हो। तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए जनाब ने पूरा स्क्रिप्ट किया है, मेरे को व्लॉग में क्या क्या दिखाना है, कैसे करके इमेज को क्लियर करना है अपनी फैमिली को, उस इमेज को क्लियर करने के लिए क्या क्या क्लिप लगानी है। और ये सारा का सारा आपका ध्यान हटाने के लिए और वाइट वॉश करने के लिए ही किया गया है। असली कहानी इसके पीछे की अलग है। अब देखिए व्हाइट वॉश करने के लिए सबसे पहले जो है अम्मी का व्हाइट वॉश करना जरूरी था, तो इसलिए वहां पर दिखा दिया कि किसी अम्यूजमेंट पार्क में जो कि बच्चों वगैरह के लिए होता है, उसमें वो गई हैं, साथ में मैडम की मम्मी है और साथ में अम्मी है, और दोनों के हाथों में बैंड बंधा हुआ है, जो इस बात का प्रूफ है कि वहाँ टिकट लेकर प्रॉपर तरीके से वहां पे बच्चे को लेकर गई हैं। देखिए स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, दोनों के हाथ में सिमिलर टाइप का बैंड बना हुआ है। एक दूसरे शॉट में नान बच्चे को लेकर स्लाइडिंग कर रहा है, और तीसरे शॉट में बच्चा खेल रहा है तो छोटे वाले बच्चे के साथ में, आई मीन डब्बा के बच्चे के साथ में, और लाफ्टर खाला उससे कह रही है कि बार बार इसको हाथ लगाने के लिए, और बार बार हंस रही है। यहीं पे घर में वो एक और क्लिपिंग है जिसमें उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तो ये सारी क्लिपिंग लगाने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाना कि फैमिली का सपोर्ट सिस्टम पीछे से काम कर रहा था, और बच्चा सारा दिन जो है वो फैमिली के साथ में रहता था और फैमिली उसकी देखभाल करती थी, और बच्चा जो है दिन में यहाँ आ जाता था, डेली ना सही लेकिन आता था यहाँ पर, लेकिन रात से होने से पहले वो घर चला जाता था, और रात को हमेशा वो घर पे ही रहा है। अब इसके पीछे की असलियत देखिए, ये सारी एफर्ट में आपको कौन दिखाई देता है? वो उसकी मम्मी दिखाई देती है, यानी कि उसकी नैनी दिखाई देती है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, और बच्चा उसके पास सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक तो उसके पास ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और साथ साथ जो है डी दादा के साथ में कंफर्टेबल रहता है, या थर्ड पर्सन अगर कोई आप कह सकते हो, मैडम की हाउसमेट जो धन्ना दीदी है उनके साथ कंफर्टेबल रहता है। आपने आज तक कितने व्लॉगों में देखा होगा कि अम्मी के साथ में वो कंफर्टेबल है? अरे कंफर्टेबल अगर देखा जाए, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, माँ और बाप का, यानी जनाब का और मैडम का, तो वो जनाब को आधे से ज्यादा भाव नहीं देता, जबकि मैडम के साथ में उसकी बॉन्डिंग में माँ है। मेरे को कहने में भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, माँ के साथ तो हर बच्चे की बॉन्डिंग होती ही है, लेकिन अगर माँ के अलावा अगर हम किसी और की बात करें तो यही लोग हैं जिनके साथ में उसकी अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ तक कि देखो जब वो हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं उसकी क्लिपिंग कि वो खेल रहा है वहाँ पर, और शीशा जो ग्लास है, ग्लास के पार वो प्लेन देखता है, प्लेन बताता है, तो वो तब भी अपनी माँ को बता रहा है, अपने पापा को नहीं बोल रहा है। और वो वहां पर अपनी माँ को देखते ही, एक जो उसके फुंसी या समथिंग दाना हो गया है उसके हाथ पर हो गया है, तो सबसे पहले अपनी माँ को दिखा रहा है वो। और जनाब जो भी कुछ करने को कह रहे हैं वो बार बार उसको नो नो, और उसको मुंह बना रहा है, छुप रहा है। तो बच्चा जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है कि कौन उसको प्यार कर रहा है और कौन उसको प्यार नहीं करता, या किसके साथ वो अच्छा सा कंफर्टेबल है उसके साथ खेलता है। तो देखिए इन सब में जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है इनकी मम्मी की एफर्ट, क्योंकि अगर वो पार्क में लेके गई हैं, अम्यूजमेंट पार्क में लेके गई हैं तो वो लेकर गई हैं, और अगर वहाँ पे वो राइड कराने के लिए लेकर गई हैं तो वो लेके गई हैं, एक मॉल में राइड करा रही हैं, और अगर वो तीसरी जगह भी लेकर गई हैं तो वो ही लेके गई हैं। मकसद क्या है?
मकसद उसका यही था कि किसी भी तरीके से ये बच्चा अपनी माँ को याद ना करे और इन सब चीज़ों में खेलता रहे और उसका टाइम जो है आसानी से कट जाए। बट सच में मेरे को ये देखकर अंदर से बहुत दुख हुआ इस बात का कि वो मदर जिसकी बेटी, भाई उसकी नज़र में तो वो मौत से लड़ रही है, क्योंकि सच में इस बीमारी का नाम सुनते ही आदमी को सबसे पहले मौत नज़र आती है, यानी एंड नज़र आता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कितने दिन के लिए होगा और कितने दिन तक और रहेगा। मतलब आदमी को ऐसा लगता है जैसे अब गया, मेरे हाथ से तो चला गया। और भाई वो तो माँ है और चाहे उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, पर अपनी बेटी के लिए प्यार कम हो जाता है क्या किसी का? आप लोग ही बताइए कि ये जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है, कि आप लोग भी महसूस कर रहे हैं उसकी मम्मी की तरफ से, कि ऐसे वक्त में जब उसकी बेटी पूरी तरह से ज़िंदगी से लड़ रही है हॉस्पिटल में और वो उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए मॉल में और इन सब चीज़ें के लिए लेके जा रही है, वो कैसे करके हंस रही होगी, कैसे मुस्कुरा रही होगी, अंदर का दर्द कहाँ से वो उसको पी रही होगी। भाई हिम्मत है। मैं उन सभी माँओं को सैल्यूट करता हूँ जो ऐसी पोजीशन में भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखती हैं और उस वक्त से लड़ती हैं और उस वक्त के लड़ने के बाद में जीतती भी हैं। सच में जो उसकी माँ कर रही थी, क्या आपको अम्मी करती हुई दिखाई देती हैं? अरे उससे ठीक से वो बात तो कर नहीं पाती, बच्चा उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करता नहीं है। कैसे मान लें कि उसने ये बच्चे को रखा है? तो जनाब की ये जो क्लिपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को साफ करने के लिए है, पर ये पूरी तरह से इमेज साफ नहीं कर पाई। आप बताइए, आपकी नज़रों में क्या इमेज साफ हो गई? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं। मैं तो अपना बिल्कुल क्रिटिकली बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ इस बात को। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि इमेज क्लियर हो गई। जनाब का ये वाला व्लॉग बनाने का मकसद ही ये था, एक जो हाइप बनाई हुई है उससे अच्छे खासे व्यू आएंगे। टाइटल डाला गया कि मैडम से मिलवा रहे हैं, मैडम से कितना मिलवाया है इसके ऊपर भी बात करेंगे जब भी बात आती है। तो टाइटल का नाम भी ऐसे ही रखा और दिखाया भी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, इमोशनल चीज डाली, वो डाला बच्चे का चेहरा। अब आप कह सकते हैं इस आदमी ने इस व्लॉग को बनाकर ये साबित किया है कि वो अभी भी व्लॉगिंग कर रहा है। भाई व्लॉगिंग करना एक अलग बात है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस तरीके से उसने पूरी तरीके से इसमें सारे कंटेंट यूज किए, सारे वो पहले से ही वो उसने प्रिपेयर किए, उनको सही सही जगह लगाया। ये ऐसा नहीं था कि वो डीपी से मिला रहा था जो उसने टाइटल डाला था। सच पूछो तो ये जिस नाम से डाला गया टाइटल वो बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल रॉन्ग था। और ये बेसिकली ऐसे लगा जैसे मैडम की इस हालत को वो इनकैशमेंट कर रहा है, क्योंकि मैडम को देखने के बाद में और उसकी तो छोटी सी क्लिपिंग लगी हुई है, उसको देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैडम बिल्कुल भी तैयार हैं इस बात के लिए कि वो कम से कम व्लॉगिंग में आ सकें या अपने दर्शकों से, अपने लोगों से बात कर सकें। वो अभी भी पूरी तरीके से अनस्टेबल है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता स्टेबल है, क्योंकि उसका बहुत बड़ी बीमारी का एक ऑपरेशन तो हो चुका है कि हाँ ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मन का डर अभी बाहर नहीं आया है। मन का डर ऐसे ही छुपा हुआ है। आप बताइएगा, आप सबको किन किन को लगता है कि जनाब के साथ ये सब करने के बाद में भी मैडम के अंदर अभी भी डर वो पूरी तरह से छुपा हुआ है? सच पूछो तो जब वो मैडम को सामने लेकर आए और मैडम को सामने लेके अब आके बोला हाँ डीपी, तो मैडम ने जिस तरह से बोलना शुरू किया और बोलने के बाद में मैं क्या बोलूं, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, जब आप इतनी विकट कंडीशन से या किसी दुर्घटना से या किसी ऐसे चीज से उभर कर सामने आते हैं और कोई आपसे पूछे कि हाँ अभी बोलो कुछ, और आदमी एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे शब्द नहीं है उसके पास बोलने के लिए, तो वो आदमी ऐसे कहता है, ऐसे ही कहेगा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उसके सामने फिर पता क्या आता है, वो सारी चीजें आती हैं जिस दौर से वो गुजरा है और वो एक शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हालत अगर शरीर की और मन की और मस्तिष्क की वो ऐसी नहीं है तो वो उनको प्रॉपर तरीके से बयान भी नहीं कर सकता। और सच में यही हालत जो है मैडम की लग भी रही थी कि मैडम को जबरदस्ती कैमरे के सामने लाया गया है। मैडम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी इस कैमरे के साथ में। डेफिनेटली वो शेयर करना चाहती है, वो बिल्कुल करेगी, लेकिन ये वक्त बिल्कुल सही नहीं था। ये जो वक्त चुना गया मैडम का सामने लाने का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और वो डेफिनेटली जब वो ठीक हो जाएगी तो वो आपको वो सारी चीज़ें
तसल्ली से तरीके से बताएगी भी, लेकिन ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं था। तो यहाँ पर बिल्कुल जनाब का वही रोल सामने नजर आ जाता है, जैसे दूसरे लोग जो है व्लॉगिंग करते हैं चोट लगे हुए में भी, ऑपरेशन किए हुए आदमी के साथ में भी, उसके बहुत सारे सी पैप और जो भी कुछ लगे हुए हैं उन सब के साथ में, लेकिन उसके बाद में भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ते। यहाँ एक ही शब्द में ये इस बात को बयान कर सकता हूँ कि मैडम का एक्सप्लॉइटेशन करा है जनाब ने। अरे भाई, जब उसकी हालत नहीं है ऐसी तो क्यों करके उसको जोर दे रहे हो इस बात के कि वो कैमरे के सामने आए। अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है जो कि मेरा ये वाला व्लॉग सुन रहा है तो वो अपना मत जरूर दे, यहाँ पर अपना विचार जरूर रखे कि ऐसे कंडीशन में उसकी जो मनोस्थिति होती है पेशेंट की वो क्या होती है, क्या सचमुच में वो बयान करने की स्थिति में होता है। 100% मेरा कहना ये है कि नहीं होता है। और जनाब को देखो, मतलब मैडम जो है बिल्कुल भी कैमरे के आने सामने लायक नहीं थी। भाई, जब आपके गर्दन के अंदर इतना बड़ा पैच लगा हुआ हो और आपकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक ना हो, ना आपके बालों की, ना आपकी शक्ल की, ना आपकी आंखों की, तो आप कैमरा फेस नहीं करना चाहेंगे। सॉरी, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटलाइज हुआ था, और वो दौर तो ऐसा था जब आपके पास भी कोई नहीं आता था। मैं वीडियो कॉल पे बात जरूर करता था, लेकिन अगर ये कहा जाता था मुझसे कि अपने कुछ फ़ोटो खींच के भेज दिया करो हमको, हम वो फ़ोटो अपने जो बाकी करीबी लोग हैं उनको दिखाकर ही तसल्ली दिया करेंगे कि भाई ये ठीक है। तो सच बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था इस तरह की बात पे। इवन देन ज्यादा कॉल आने पर भी, क्योंकि वहां पे किसी का आना जाना नहीं था, आपका अपना आदमी भी कोई वहां पे से आपको मिलने नहीं आ सकता था। ऐसे में फोन ही एक जरिया था जिससे कि आप बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रख सकते थे। तो ऐसे में जब ज्यादा फोन आते थे ऑफिस के, बाकी लोगों के, गुस्सा आता था, मतलब कि आपकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होती थी कि इनको बात करें और अपनी सारी चीज बताएं। जबकि ठीक होने के बाद में जब घर पर आ गए तो कोई भी बात करता था तो उसको पूरी तरीके से तसल्ली से ये बात बताते थे कि कैसे कैसे फीलिंग थी मेरी और कैसे कैसे मैंने वो वक्त बिताया, वो जो बुरा वक्त था वो कैसे कटा। आप किसी की मनोस्थिति तो देख नहीं रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको अपनी व्लॉगिंग की पड़ी है, आपको कैमरा उठाना है, आपको लोगों को लाखों लोगों के सामने लेकर आना है। ये जो जनाब का जो कीड़ा है ना, कंटेंट वाला कीड़ा है, ये वाकई में बहुत बुरा कीड़ा है। उनको हमेशा मेन कंटेंट चाहिए और सबसे पहले चाहिए। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ जो डब्बा के यहाँ हकीका था और मैडम वहां पर गई थी। अब कोई ये डिनाई नहीं कर सकता, मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे, मैडम वहां पे गई थी, मैडम का सलाम की आवाज़ आई है और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो मैडम ही थी और मैडम ने वहाँ पे पार्ट लिया है। लेकिन उनकी क्लिपिंग, उनकी फोटो नहीं लगाई। सच पूछो तो ये उनकी जो स्थिति थी वो उसके लिए न्याय था, उसके लिए जस्टिस था, उनको ना दिखाना। और ये मैडम का कर्तव्य था या कह लिए जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई कि चलो फैमिली में एक फंक्शन है तो मैं अपनी प्रेजेंस वहां पर रखूंगी। भाई, मैडम की चाहे कितनी बातों की हम जो बुरा कहें, लेकिन इस बात की तो मैडम की तारीफ करेंगे जिस तरीके से वो इस फैमिली के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाती है। हम ये मैडम वाली बात बीच में ले आए, लेकिन हम बात कर रहे थे जनाब की। जनाब जो है ये व्लॉग बना रहे थे तो किस तरह से बना रहे थे? आपने उनके कमीज के बटन खोले हुए देखे? अरे कौन बनाता है यार? ठीक है तुम हीरो हो, तुम्हारे व्लॉग देख रहे हैं लोग बाग, तुम्हें एज ए व्लॉगर पहचानते हैं, लेकिन कमीज के 3 बटन खोल के पूरी छाती दिखाना। जनाब बनियान पहनते हैं और बहुत बार वो बनियान में उन्होंने शूट भी किया है, तो यहाँ पर बिना बनियान के उस कमीज को पूरी तरह खोल के सीना दिखाना और जिस तरीके के बाल उन्होंने दिखाए हैं अपने, भाई वो हॉस्पिटल में नहा धो के कंघा डालने से तो नहीं होंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैडम इतनी बुरी कंडीशन में है, मतलब वो कैमरे के सामने आने लायक नहीं है और जनाब का हीरोपंती जो है वो बंद ही नहीं हो रही है, वो पूरी हीरोपंती अपनी पूरे शबाब पर है। भाई तुम हीरो हो गए तो पर्दे पर हो गए, घर में ब्लॉगिंग में हीरो बनने की कोशिश ना करें। इस्लाम में कहाँ दिखाया है कि आप जो है खास तौर से मर्दों को कि वो अपना इस तरीके से बदन दिखाएं? मर्दों को क्या, औरतों के लिए भी मना है। तो इस तरह से बदन दिखाना कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की इस्लामियत है? इस आदमी को जो अब धीरे धीरे आप आगे अगर और 5-8 साल और जोड़ लें तो इसे बुढ़ापा ही कहा जाएगा। जब आदमी 50 क्रॉस कर लेता है तो उसको एज को क्या कहोगे आप? पर इस बंदे को शर्म नहीं आती अपने ना एज की, ना कंडीशन की, ना अपने धर्म की। बस 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 उसको तो हीरो बनना है। वो तो शुक्र समझिए कि 4 बार उसने अपने बालों में हाथ नहीं डाला, नहीं तो आप पिछले अगर कोई भी व्लॉग देखेंगे इसका, नॉर्मल व्लॉग,
8-10 बार बालों में हाथ डालेगा, उसको सेट करेगा। मैं मानता हूँ जो कि वहाँ अटेंडेंट रहता है वो भी खाना वाना खाता है, सब कुछ करता है, पर ये सारी चीजें व्लॉग में दिखाने की क्या जरूरत थी। और वो रूम है या पिकनिक स्पॉट है, वहां पे नान आया हुआ है, बाकी जो अम्मी आई हैं तो वो वहां पे बैठ के जो खाना खा रहा है। भाई तुम घर से आए होगे तो वहां से खाना वाना खा के आए होगे, क्या हॉस्पिटल तक आने में और वापस जाने में तुम्हें भूख लगाई कि तुम वहां बैठ के खाना खा रहे हो? ये तो तब की बात है कि जब उसको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है। एक तरफ तो आप मास्क वगैरह लगा के आ रहे हो कि कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, और दूसरी तरफ सैनिटाइज भी कर लिए, सारे हाथ सब लोगों ने सैनिटाइज किए हैं कि जिससे कि वो अगर पेशेंट के आसपास भी किसी चीज़ को छुएं या पेशेंट को अगर छुएं तो उसको इन्फेक्शन का किसी तरीके से खतरा ना रहे। और दूसरी तरफ मास्क साइड में और मज़े से वहाँ गप्पे भी मारी जा रही हैं, हंसी मजाक भी किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या खाना पीना भी खाया जा रहा है। और अम्मी को स्पेशली बुला कर ये दिखाना कि अम्मी आई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज धोने का काम है और कुछ भी नहीं है। और जनाब फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, अरे फैमिली सपोर्ट सिस्टम में देखिए ना, सेम टाइम में नान भी एडमिट हो गया। अब नान की देखभाल के लिए उसकी माँ, भाई और कौन काम आएगा, माँ ही आएगी काम। अब माँ को सबसे ज्यादा होगा भी अपने बच्चे का, तो वो दिन दिन भर वो उसके पास में, नान के पास में वही रही, 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बट रात को रुकने के लिए वहां पर कोई ना कोई जेंट्स चाहिए था, जो जिसके लिए घर का जो जेंट्स है ना वो काम में नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ निठल्ले और निकम्मे और गुटकों की, जिसको रेस्टोरेंट से कोई मतलब नहीं है, जिसको किसी और काम से मतलब नहीं है, सिर्फ घर में पड़ा रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। क्या उससे इतना नहीं बन पड़ सकता था, रोज ना सही कुछ रात तो कम से कम वहां पे स्टे करता? और जनाब को किस किस को करना पड़ा वहां पर? अकरम, अंकित और दानिश। क्या इन 3 नामों में से आपको लगा कोई भी इनके घर का है? मतलब जनाब को वहां पर ठहराने के लिए इन लोगों का उपयोग करना पड़ा, जो इनके चंगू मंगू हैं। इवन देन जो दानिश है वो इनका को एक्टर था, जो अजूनी सीरियल था उसका को एक्टर था, उसका भी यूज करना पड़ा जनाब को। मतलब ये पूरी तरीके से क्या बच्चों की पार्टी बना ली है? क्या अगर नान जो एडमिट होगा तो घर का कोई भी आदमी उसको अटेंड नहीं करेगा? तो पूरी तरह से जनाब की जिम्मेदारी है, जनाब को अरेंज करना है कि वहां पे अटेंडेंट कौन होगा। क्या गुटकों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इस घर के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो निठल्ला निकम्मा मतलब वहां पे रात को रुक के करता भी क्या? वहां डब्बा के पास में जब इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है तो क्या प्रॉब्लम थी? अब उसके टाँके भी कटवाए जा चुके थे, ये सब हो चुका था, उसके बाद में उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है? खुद भी उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और डब्बा डब्बा का क्या बनता है? अरे इन दोनों बच्चों के साथ में उसने अपना चैनल ग्रो किया है। इन बच्चों का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है उसके चैनल ग्रो करने में, उनका हर समय उसने इस्तेमाल किया है। पिछले 3 साल से लगातार इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है कि आज की डेट में उनकी फैमिली में, यानी इनकी बच्चों की जिंदगी में पूरी हलचल मचा के रख दी है इसने। एक बार भी उस भाई का ख्याल नहीं आया जिसके बारे में इतना सब करने को बोलती थी, उसे इतना काम करवाती थी, उसके अपने साथ रखती थी। किस तरह के इनके खून के रिश्ते हैं? खून बिल्कुल सफेद हो चुका है क्या? दूसरी बात, जनाब कितनी आसानी से कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी इमोशनल हो गई है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, और आईसीयू के नाम से बहुत घबराती है। ये कहती है कि नहीं नहीं, मुझे आईसीयू में अकेले नहीं रहना। ये आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी वाइफ की मनस्थिति क्या है, वो क्या सोच रही है। अरे उसको सबसे ज़्यादा अपनी मौत नज़र आ रही होगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो उसका क्या होगा। खासतौर से उसको बच्चे की रह के बच्चे का ध्यान आ रहा होगा, जनाब का कम, सबसे ज्यादा बच्चे का ध्यान आ रहा होगा। और अकेले में आदमी को डर लगता है ऐसी क्रिटिकल इलनेस की। जैसे मैंने अपने एक एग्जांपल दिया, क्रिटिकल इलनेस में आदमी को डर लगता है, उसको आने वाले वक्त से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे में उसका आईसीयू से डरना कोई कॉमन मतलब आसान बात नहीं है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि जो होगी ही होगी। किसी को भी ये पता हो कि अगर उसके साथ में कुछ इस तरह की बीमारी है जिसमें कुछ भी हो सकता है तो उसको इन चीज़ों से डर लगेगा ही। और इमोशनल हो जाना, अरे भाई क्यों इमोशनल नहीं होगी? वो अपने बच्चे के लिए इतने ज़्यादा इमोशनल होगी, और इसी वजह से वो बार बार अपने बच्चे की क्लिपिंग मांगती है कि वो ये देखना चाहती है कि उसका बच्चा उसके बिना ठीक से रह रहा है या नहीं रह रहा है। इसलिए उसने कहा हुआ है कि मुझे छोटी छोटी उससे क्लिपिंग बनाकर भेजते रहो। अगर वो उसके पास नहीं है और घर पर है या जहाँ पर भी उसको लेकर गए हैं तो वो क्लिपिंग देते रहो, तो वो इस क्लिपिंग से उसको सहारा मिलता है, उसको स्ट्रांगनेस आती है, उसको पूरी शक्ति मिलती है। एक माँ की शक्ति जो है वो
जागृत हो जाती है और उसको लड़ने के लिए और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मेरा बच्चा खुश है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने इसको रिकवर करके उसके पास जाऊंगी और उसको अब संभाल लूंगी। आप लोग उसके इमोशनल होने के बारे में क्या सोचते हैं और उसके डर के बारे में क्या सोचते हैं? उसका डर असल में है क्या? उसका डर ये नहीं है कि उसको क्या हो जाएगा, उसका डर ये है कि उसके बच्चे का क्या होगा। जनाब हैं उनको तो अपनी व्लॉगिंग की पड़ी है, मैं तो अब यही कहूँगा कि उनको व्लॉगिंग की पड़ी है, क्योंकि इस व्लॉग में भी मैडम की हेल्थ अपडेट देना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उसकी प्रायोरिटी ये थी कि मेरे जो फैमिली को जो बैशिंग मिल रही है मैं उसको किसी तरीके से क्लियर करूं और साथ साथ अपनी इमेज क्लियर करूं और साथ साथ ये दिखाऊं कि भाई क्या क्या इमोशनल चीज़ चल रही हैं जिससे लोग और भी ज़्यादा जुड़े रहें। जनाब मैडम की जो फैन फॉलोइंग है ना वो डिफरेंट ही है, वो आप दोनों से अलग है। आज भी उसके सब्सक्राइबर तुम दोनों से ज़्यादा हैं, तो उसके लोग उसके लिए चिंता करते हैं और इसीलिए उसको दुआ भी कर रहे हैं। अगर आपने ना भी कहा होता तब भी लोग इसको दुआ करते। बाकी रही बात हम जैसे लोगों की, जो ये सब चीज़ें रिव्यू करते हैं, रिएक्शंस देते हैं, तो हमारे सब लोगों में भी इतनी ज़्यादा इंसानियत है क्योंकि हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ का कल्चर ये कहता है कि कभी भी कोई दुख में हो या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम में हो तो सारी चीज़ भूल कर उसके लिए दुआएं करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए जितनी संभव हो सके। तो चलिए ये था हमारा रिव्यू, हमारा पॉडकास्ट। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से जनाब ने अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करी, अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश करी और मैडम की जो वास्तव में जो परेशानियां हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति हैं, उनको ना समझ के उसको एक डर का नाम देना, उसको इमोशनल चीज़ों का नाम देना, ना मैं तो नहीं समझता, ये बिल्कुल ही गलत तरह का इंटरप्रिटेशन था मैडम का। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।